सम्मानित सभी महानुभाव, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। उनकी सोच थी अंत्योदय, यानी व्यक्ति के अंतिम पंक्ति तक सभी को भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शोषितों, वंचितों, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी के खुशहाली के लिए उनका जो सपना था, आज केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में आदरणीय योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए जो उनकी सोच थी वह मूर्त रूप देने का काम यदि कोई राज्य के अंदर कर रहा है, आज राज्य के अंदर सभी गरीबों का छत बन चुका है। जो भी 2011 की गणना थी, गरीबों को शौचालय मिल गया है, यानी गरीबों तक खुशहाली, बिजली से लेकर और नल की टोटी तक जो सपना था पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, वह साकार होते दिख रहा है। क्योंकि सपा बसपा तो नारा लगाते हैं, केवल भ्रष्टाचार की आग में डूबते हैं। ये पहली सरकार है योगी सरकार और राज्य देश के अंदर मोदी सरकार, जो गरीबों की खुशहाली के लिए, गांव की खुशहाली के लिए, गरीब के खुशहाली के लिए, आदिवासी वनवासियों के खुशहाली के लिए, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों की खुशहाली के लिए रात दिन कोई काम कर रहा है। तो आज योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही। मित्रों, यही बात करके अपने समाप्त कर दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वतंत्र देव जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उनके उद्बोधन के लिए। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और इस अवसर पर सूचना विभाग का यह परिसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से राज्य को समर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार के ही हमारे मंत्रिपरिषद के साथी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव सूचना का भी जिनके साथ काम है और भी दायित्वों के साथ श्री अवनीश अवस्थी जी, सभी अधिकारीगण और सामने भी हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेश और देशवासियों को विशेष तौर से जो एकात्म मानववाद और अंत्योदय का संकल्प लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दर्शन भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक सौंपा था, उस संकल्प को सफल बनाने का काम केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और अगर आज मैं कहूं कि जिसे कई बार एकात्म मानववाद या अंत्योदय का सही प्रकार से लोग नहीं समझ पाते हैं,
एकात्म मानववाद क्या है, अंत्योदय क्या है, बहुत विस्तृत व्याख्या का विषय है। लेकिन वर्तमान में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, सही मायने में यही अंत्योदय है। कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कोई भूखा न रह जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कोई बिना घर के न रह जाए, सौभाग्य योजना के माध्यम से कोई घर अंधेरे में न रह जाए, अनेक जिसकी बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार का यह एक महत्वपूर्ण जो सूचना का भवन है वो पंडित जी के नाम से रखा गया है और इसके निर्माण का काम राज्य के निर्माण निगम के द्वारा, अभी मुझे अवस्थी जी ही बता रहे थे कि जो लागत इसके लिए तय की गई थी उससे कम लागत में और समय से पहले बना करके देने का काम किया गया है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री मौर्य जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन हम लोगों को मिले, इससे पहले मैं उनसे सादर निवेदन करूंगा कि सूचना विभाग की पुस्तिका का विमोचन और डॉक्यूमेंट्री एक संक्षिप्त है उसका अवलोकन करें, तब आशीर्वचन करिए। अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मानववादी दर्शन से प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रथम कैबिनेट बैठक में ही फसल ऋण मोचन के निर्णय एवं त्वरित क्रियान्वयन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन के कल्याण, कृषि एवं प्रदेश के चहुमुखी विकास का महाअभियान शुरू किया। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, निवेश फ्रेंडली नीतियां, इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, ओडीओपी समिट, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन, प्रवासी भारतीय दिवस, दीपोत्सव, रंगोत्सव और डिफेंस एक्सपो के आयोजनों से देश विदेश के निवेशक और पर्यटक उत्तर प्रदेश आए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि मजबूत हुई। केंद्र सरकार द्वारा पोषित सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, अमृत योजना, जन धन योजना और पीएम सम्मान किसान निधि के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश अग्रणी राज्य बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याण की योजनाएं, कृषक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला,
आवास योजना, युवा स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों, उपलब्धियों और सूचनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार से जन सामान्य लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जन जागरण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आमजन और सरकार के मध्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं के आदान प्रदान के सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, राष्ट्रीय पर्वों, मेलों, त्योहारों, महोत्सव एवं विभिन्न अवसरों पर लोक कल्याण में होने वाले लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार मीडिया के सभी माध्यमों में नियमित कराया जाता है। सूचना विभाग ने 42 महीनों में विभिन्न माध्यमों में सघनता के साथ प्रचार प्रसार किया है, जिनमें प्रेस विज्ञप्तियां, समाचार पत्रों के विज्ञापन, फीचर का प्रकाशन, टीवी, रेडियो, आउटडोर और टेंडर नोटिस प्रमुख हैं। इसके अलावा सरकार के 3 साल पूरे होने पर पहली बार प्रदेश में विधानसभा वार हुए विकास कार्यों की पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया। सोशल मीडिया हब द्वारा 24/7 मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर पर पोस्ट एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण करता है। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और सुविधाओं का 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी कैंपेन का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावी जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों, ऐतिहासिक निर्णयों और नवीन पारदर्शी कार्य संस्कृति से प्रदेश का मान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश विकास का मॉडल बन रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आभार। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आभार। माननीय वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी का आभार। माननीय सदस्य विधान परिषद स्वतंत्र देव सिंह जी का आभार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार। आप सभी को धन्यवाद इस प्रशंसा के लिए। और अब मैं लोकहित, लोक मंगल, लोक कल्याण चिंतक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस पावन जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस मुख्य परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित
उत्तर प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त, चिकित्सा, शिक्षा एवं संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, सूचना के निदेशक श्री शिशिर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न संगठनों के सभी उपस्थित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, सूचना परिसर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। किसी भी सरकार के कार्यों का आम जनमानस तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम सूचना और जनसंपर्क कार्यालय होता है। शासन का काम योजनाएं बनाने का होता है। प्रशासन विभिन्न माध्यमों से उसे आम जन तक पहुंचाती है, लेकिन जनता, शासन और प्रशासन के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उस भूमिका में सेतु का काम करने का जो महत्वपूर्ण माध्यम है वह सूचना और जनसंपर्क विभाग का है, और सूचना और जनसंपर्क विभाग अपने नवीन कार्यालय में आज प्रवेश किया है। उनके इस नवीन कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, और यह कार्यालय हमने महान देशभक्त, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा है। मैं इसके लिए सूचना विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उस महामानव के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है, जैसी पृष्ठभूमि होती है, जैसा उसका प्रवेश होता है, वैसी उसकी सोच भी बन जाती है। हर एक कार्य को उसी नजरिए से देखता है। आजादी के बाद के अंदर अनेक सरकारें आई हैं, सबने अपने अपने सोच के अनुसार, अपने अपने दृष्टि के अनुसार लोक मंगल के वे कार्य उस प्रकार से करने के प्रयास किए होंगे। कितने प्रभावी हुए हैं, देश की जनता उस पर समय समय पे अपने फैसलों के माध्यम से उसका निर्णय भी करती है। लेकिन जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की, तो अंत्योदय का मतलब केवल एक नारा नहीं था, एक वास्तविकता थी। और वास्तविकता इस बात को लेकर के जब वह इस बात का उल्लेख करते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, आदि शंकराचार्य की जीवनी पर लिखते हैं, तो आदि शंकराचार्य की जीवनी पे लिखते लिखते वह इस बात का उल्लेख करते हैं कि क्यों मैंने आदि शंकराचार्य पर ही लिखने का निर्णय किया। उन्होंने कहा एक सन्यासी थे, अपने स्वयं के मोक्ष के लिए उन्होंने सन्यास धारण किया, लेकिन लोक मंगल के लिए पूरे देश का भ्रमण करते हुए 4 धामों की स्थापना करने के भी बड़े अभियान के साथ वे निकले थे। लेकिन ये केवल उनके अपने व्यक्तिगत
मोक्ष का माध्यम न बने, उसमें भी शुचिता और पारदर्शिता किस रूप में रहती थी। आदि शंकराचार्य एक बार भिक्षाटन करने के लिए निकले थे। भिक्षा का वास्तविक महत्व इस बात का होता है कि लेने वाले का भी और देने वाले के अंदर भी किसी प्रकार का अहम न हो। और भिक्षा का नियम भी यही होता है कि वह केवल एक घर में दस्तक देगा और वहां जो मिलेगा उसी को ग्रहण करेगा। वहां कुछ नहीं मिलेगा तो उसे फिर अगले 24 घंटे के लिए अपनी साधना में फिर लीन होना है, अन्य जगह भिक्षाटन के लिए नहीं जाना। ऐसे ही आदि शंकराचार्य जब भिक्षा करने के लिए निकलते हैं तो उन्होंने एक घर में दस्तक दी। परिवार की जो मालकिन थी वह भिक्षा का एक पात्र लेकर के आई, लेकिन इस दौरान जो समय था जब आदि शंकराचार्य ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई और जब तक भिक्षा आती है, इस दौरान उनकी नजर उस बड़े भवन के सामने एक बहुत जीर्ण शीर्ण झोपड़ी पर पड़ी। वहां एक व्यक्ति कराह रहा था। तो इससे पहले कि कराह की आवाज उनके कानों में पड़े, उसी दौरान घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आ जाती है। और भिक्षा लेकर के आती है तो आदि शंकराचार्य ने तब तक हाथ तो फैलाया था, लेकिन जैसे आवाज उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो उस बड़े भवन में रहने वाली जो महिला थी उसने कहा, आखिर आपने भिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? उसने कहा, देखिए मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकती क्योंकि आप मुझे भिक्षा जो दे रहे हैं कहीं मैं भी उतना ही संवेदनहीन न हो जाऊं जितना कि आज आप हैं। आप मुझे तो एक सन्यासी के रूप में भिक्षा दे रही हैं, लेकिन आपके घर के सामने वह व्यक्ति इतनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रह रहा है, करा रहा है। अगर आपके अंदर सही संवेदना होती तो आप उसकी बात करते, उसके बारे में आपकी संवेदनाएं आपको झकझोरती, लेकिन आपके अन्न में वो संवेदना नहीं, इसलिए मैं इस अन्न को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संन्यास धर्म के विरुद्ध है। और वे वहां से फिर अपने आगे की यात्रा में निकल पड़ते हैं। बंधुओं, देश के अंदर आजादी के बाद आखिर 70 वर्ष क्यों लगे इस देश में अंत्योदय के सपने को साकार करने में? जो लोग देश के अंदर बड़े बड़े नारे देते थे, गरीबी हटाओ के नारे देते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, क्या उन लोगों के द्वारा गरीबों के मकान नहीं बनाए जा सकते थे? क्या उन लोगों के द्वारा गरीबों के घर में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं दिए जा सकते थे? क्या उन लोगों के द्वारा गरीबों को स्वास्थ्य की निःशुल्क सेवा नहीं प्रदान की जा सकती थी? क्या उन लोगों को बिजली के कनेक्शन वे लोग नहीं दे सकते थे? क्या वे लोग गांव के गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। कर सकते थे, लेकिन उस प्रकार की संवेदना नहीं थी। और ये संवेदना न हो और इच्छा शक्ति भी न हो तो फिर परिणाम वैसे ही होते हैं जैसे 1947 से लेकर के देश निरंतर देखता रहा। लेकिन 2014 के बाद वे सपने साकार होते गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 50 और 60 के दशक में जो सपना देखा था, वह सपना साकार अंततः हुआ। आज इस देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला इस देश का उज्जवल भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख करके प्रफुल्लित होता है। तो इस बात को लेकर के होता है क्योंकि इन सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और संवेदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर देखने को मिलती है। और उस सपने को साकार करने का जो दायित्व हम लोगों को दिया गया है,
उसी का परिणाम है। एक एक परिवार में किसी योजना में कमियां तो बहुत निकाली जा सकती हैं, लेकिन योजना का सफल क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है। मुझे याद है, मैं 1998 में पहली बार सांसद बना था गोरखपुर से, और 98 में सांसद बनने के साथ ही हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के नजारे भी देखने को मिले थे। हर वर्ष मौत के आंकड़े लगते थे। यही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में 3 महीने में 500 से लेकर 1500 मौतें होती थी हर वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी के 7 जनपदों में। और मौत का दृश्य इतना भयावह होता था कि वहां पर देख करके, उस दृश्य को देख करके कोई भी संवेदनशील हृदय पिघल सकता था। 1977 में पहली मौत हुई थी, पहली बार वो बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई थी। 1977 से लेकर के 2000 यानी 1998 तक वो बीमारी लगभग फैलते फैलते प्रदेश के 38 जनपदों में फैल चुकी थी, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं, किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं, कोई उपचार की व्यवस्था नहीं, और ये तो बात की बात है, किसी ने उसका संज्ञान भी नहीं लिया, संज्ञान भी नहीं लिया। आज भी आप जाइए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां पे आज भी गांवों में आप जाएंगे तो लोग उस बीमारी को क्या कहते हैं? नो की बीमारी। यानी उस बीमारी का नाम, मस्तिष्क ज्वर का नाम, इंसेफ्लाइटिस का नाम वहां पे किस रूप में लोग लेते हैं? नो की बीमारी आ गई। यानी उसको एक नई बीमारी के नाम पर उसको एक नियति मान करके मरना ही है, ये मान करके लोगों ने अपनी नियति मान ली। लेकिन बिना किसी हो हल्ला के कैसे योजनाओं के माध्यम से हम मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुई योजना, हर परिवार को शौचालय देंगे, और जब प्रधानमंत्री स्वयं ही अपने हाथों में झाड़ू लेकर के सड़कों पर निकल पड़ते हैं, देखते ही देखते पूरा देश का एक कारवां इसके साथ जुड़ पड़ता है। और क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या केंद्रीय मंत्रीगण, क्या प्रशासनिक अधिकारीगण, और क्या समाज के कौन सा ऐसा तबका था जो इससे वंचित रहा? हर एक तबके का व्यक्ति इसके साथ जुड़ करके इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने लग गया। उत्तर प्रदेश को लगभग 3 करोड़ शौचालय बनाने थे। 2014 से, यानी 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 के बीच में ये बनने थे। 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई थी, लेकिन पहले 2.5 वर्ष में कुल 43 लाख शौचालय बने। यानी 2 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2017 तक कुल 43 लाख शौचालय बने। और प्रश्न खड़े होने लग गए कि स्वच्छ भारत मिशन में सबसे बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश के पास है, अगर यह अचीव नहीं होगा पूरी योजना फेल हो जाएगी। हम लोगों ने इसे मिशन मोड में लिया और हम लोगों ने 1 अप्रैल 2017 से और 30 नवंबर 2018 के बीच मात्र इन 1.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण करके प्रदेश के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया। इसमें टीम वर्क थी, हर एक मंत्री लगा, हर एक विधायक लगा, हर एक प्रशासनिक अधिकारी लगा। हर 15 दिन में मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता था। एक एक टीम, एक एक की जिम्मेदारी तय की गई। हमने राजमिस्त्रियों की प्रशिक्षण करवाया, निगरानी समितियां गठित की, युद्ध स्तर पर सामान उपलब्ध कराया, धनराशि की व्यवस्था की। शौचालय हमारे बन गए। शौचालय बनने के बाद उसका परिणाम क्या रहा? भाइयों बहनों, जो बीमारी
इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, और मैं तो मीडिया जगत से कहूंगा एक बार इस पे दुनिया के सामने इस तस्वीर को प्रस्तुत करिए, कैसे एक असाध्य बीमारी बन चुकी बीमारी को स्वच्छ भारत मिशन में और टीम वर्क के माध्यम से कैसे हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। 2014 में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 641 मौतें हुई थी। मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। और 2020 में कितनी मौत हुई? कुल 7 641 से घटते घटते, और आप देखेंगे 17 के बाद घटता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि बीमारी का कारण क्या था? गंदगी। बीमारी का कारण क्या था? अशुद्ध पेयजल। बीमारी का कारण क्या था? समय पे पेशेंट को इस हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया जाता था, हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था नहीं थी। आज अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से भी हर एक विभाग काम करता है। स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, ये सभी लोग लगते हैं और सभी लोग मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इतनी बड़ी भूमिका का निर्वहन इस पूरे कार्यक्रम के साथ किया। एक सक्सेसफुल स्टोरी पूरी दुनिया के लिए कि किसी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज से लड़ने के लिए हमें किस प्रकार की इच्छा शक्ति चाहिए, पूरे धैर्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया। और आज इंसेफ्लाइटिस अपने अंतिम चरण में खात्मे की ओर है, खात्मे की ओर है। हमने वहां पर कुछ सुविधाएं जरूर बनाई, लेकिन उससे महत्वपूर्ण था बचाव का रास्ता, बचाव किस रूप में हो सकता था, उसको भी वहां पे लागू किया गया। आज उसमें हमें भारी मात्रा में सफलता प्राप्त हो रही है। एक सक्सेसफुल स्टोरी है और इस अभियान को ही आगे बढ़ाने, यही हमारे सामने एक जो सक्सेसफुल स्टोरी 2017 के बाद से प्रारंभ की गई, आज वह हमारे काम आया। जब कोविड-19 का संक्रमण हमारे सामने आया तो कोविड-19 से कैसे लड़ना है, सब लोग बोलते थे सबसे ज्यादा चुनौती जिस दिन जनता कर्फ्यू था। मुझे याद है जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया 22 मार्च 2020 को। कहा कोविड-19 आ गया है देश में भी, यूपी से हमें चिंता है, कैसे होगा, इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचा पाएंगे, क्या होगा, सबको चिंताएं थी। और आज हर व्यक्ति गर्व के साथ कहता है कि यूपी का रिजल्ट सबसे बेहतर है, पॉजिटिविटी सबसे कम है, डेथ रेट सबसे कम है। यानी ये परिणाम एक टीम वर्क का परिणाम। प्रधानमंत्री पैकेज, गरीब कल्याण पैकेज को सफलतापूर्वक हमने लागू किया प्रदेश में। आज 18 करोड़ लोग, कोविड-19 का एक 6वां महीना चल रहा है, 6 महीने आज पूरे हो रहे हैं। 12वीं बार उसे राशन उपलब्ध हो रहा है प्रदेश के अंदर। हम लोग अभी तक जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, 30 सितंबर तक की पेंशन वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, निराश्रित महिलाओं को, कुष्ठ रोगियों को उपलब्ध करवा चुके हैं। जितने निराश्रित श्रमिक थे प्रदेश के अंदर, उन सबको हमने भरण पोषण भत्ता भी दिया, काम भी दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत भी बैंकों से लोन देने का कार्य, ऋण देने का कार्य प्रदेश ने सफलतापूर्वक एमएसएमई यूनिट 7.5 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को अब तक हम बैंकों से लोन उपलब्ध करा चुके हैं और उसके माध्यम से 52 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के साथ हम नौकरी के साथ भी जोड़ चुके हैं। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रदेश ने 95 लाख से अधिक लोगों को अब तक रोजगार के साथ सीधे सीधे जोड़ने का कार्य किया है। एक बृहद अभियान के साथ यह तब संभव हो पाया जब अलग अलग कार्य, अलग अलग टीमें कर रही है। कोई टीम मंत्री परिषद की
मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए प्रदेश के स्तर पर क्या फैसले होने हैं, इस काम को करती है। कोई टीम कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक गति दी जा सकती है, इसके लिए निर्णय लेकर के उसकी एक कार्य योजना तैयार करती है। कोई टीम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद की टीम निर्णय लेकर के आगे बढ़ाती है, प्रशासन उसको लागू करता है और फिर एक एक दिन उसकी मॉनिटरिंग होकर के सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है, तब परिणाम आते हैं। एक केवल औपचारिकता नहीं थी, ये लगातार क्रम चला और आज इसका परिणाम है। हमारे यहां एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़कें, ये सभी निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, डिग्री कॉलेजेस का, अन्य निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। मेट्रो के काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ स्वच्छता सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सिंचाई की परियोजनाएं युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी हैं। कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होने का कार्य कराया गया। इस सभी एक दूसरे के साथ जोड़ करके इस अभियान को हम संक्रमण को भी रोक रहे हैं और साथ साथ हम लोग इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की आजीविका के कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम जान भी बचाएंगे और लोगों की आजीविका को भी बचाएंगे। इस कार्य को साथ में लेकर के चलने का जो अभियान है, उस अभियान को इसके साथ जोड़ने का, लेकिन हमारा अनुभव कहां से आता है? हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी इंसेफ्लाइटिस को रोकने में प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन ने जो प्रेरणा दी, उस स्वच्छ भारत मिशन वो हमारा आधार बना। स्वच्छ भारत मिशन से हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को रोकने में जो निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन जितना होगा और सर्विलांस जितना बेहतर होगा, उतने ही इस प्रकार के जीवाणुओं और विषाणुओं को नियंत्रित करने में हमें मदद मिलेगी। कोविड-19 में भी हमें वही मदद मिली और उसी को लेकर के हम निरंतर कार्य करते रहे। आज भी हम इसको लेकर के निरंतर आगे चल रहे हैं। यह एक भूमिका थी जिसको लेकर के हमें करना था। और फिर शासन की योजनाओं को, स्वाभाविक रूप से योजनाएं बनती हैं, लेकिन योजनाओं के बारे में जनता को नहीं जानकारी होती है। सूचना विभाग का दायित्व होता है शासन की जानकारी युक्त शासन की योजना को जनता तक पहुंचाए। सूचना विभाग उसका एक सशक्त माध्यम है, जनसंपर्क विभाग उसका सशक्त माध्यम है। वह विज्ञापन के माध्यम से, वह होर्डिंग के माध्यम से, वह बैनर के माध्यम से, वह रैली के माध्यम से, वह समाचार पत्रों के माध्यम से, वह विभिन्न प्रकार के उन तरीकों को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री बना करके, फिल्में बना करके उसको हम उस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ये भूमि माध्यमिक शिक्षा परिषद की थी और मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को, जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ इस जमीन को दिया। उन्होंने एक अच्छी कल्पना की थी, यहाँ पे शिक्षा विभाग का एक अच्छा हब बने, इस देश से की थी। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं पूरी सरकार के लिए काम करेगा, तो उनकी शर्त थी कि भाई देखो आप फ्लोर बनाएंगे, एक फ्लोर को हम लोग ले लेंगे अपने लिए शिक्षा विभाग से। और आज डॉक्टर साहब ने बड़ी उदारता के साथ कहा अभी फ्लोर नहीं मिलता तो एक कमरा ही मुझे दे दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। देखिए जमीन से पहले जमीन दी तो शर्त हुई थी फ्लोर के साथ, और फ्लोर भी नहीं मिला तो उन्होंने कहा एक कमरा ही दे दो भाई चलो। लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता के साथ इस भूमि को दिया और आज सूचना विभाग का एक कार्यालय, अपना एक भव्य कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भावनाओं के अनुरूप और उनके व्यक्तित्व के अनुरूप सूचना विभाग को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आजादी के बाद एक पहला इस प्रकार का कार्यालय है जो यहाँ पे सूचना विभाग को प्राप्त हुआ है। और सूचना विभाग ने भी उदारता दिखाई है। सूचना विभाग की जो पुरानी भूमि थी वह सिविल हॉस्पिटल उसमें बना था, और अब सूचना विभाग का अपना पुराना कार्यालय हम सिविल हॉस्पिटल को दे देंगे और सूचना सिविल हॉस्पिटल का एक्सपेंशन करते हुए एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर हो सके। इस दृष्टि से लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ भी वहां पर प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से हम लोग वहां पर एक नई कार्य योजना वहां के लिए तैयार कर पाएंगे। मुझे विश्वास है सूचना विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही। प्रदेश में अपने मीडिया के कर्मियों के बारे में, मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण हैं, उनके बारे में भी कुछ अच्छी योजनाएं
लेकर के आगे आ सके, एक बेहतर संवाद उनके माध्यम से हो सके। देखिए, लोकतंत्र की पूरी ताकत संवाद में है और लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था के रूप में इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें हम बेहतर संवाद से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, संघर्ष को टाल सकते हैं। इसलिए कहीं भी सम विषम परिस्थिति में संवाद नहीं टलना चाहिए। इस संवाद का एक माध्यम और मीडिया उसका सशक्त माध्यम बन सकती है और मैं चाहूंगा इस माध्यम को बनाए रखने की आवश्यकता और सशक्त करने की आवश्यकता है। इसमें विश्वसनीयता को भरने की आवश्यकता है। संवाद में विष नहीं बल्कि विश्वास को भरिए और उस विश्वास को भर करके जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो मेरा यह मानना है कि आम जन की श्रद्धा का पात्र बनेगा मीडिया भी और समाज भी और संस्थाएं भी। ये सभी एक साथ जुड़ेंगे। मैंने देखा है इस कोरोना कालखंड में भी मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कोरोना से भयभीत होते हुए, लेकिन मीडिया के लोग भयभीत नहीं हुए, मीडिया के प्रतिनिधि भयभीत नहीं हुए। वे लड़ते रहे, एकदम जूझते रहे, जान को जोखिम में लगाते गए और इसलिए हमें महसूस हुआ कि मीडिया के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे आज प्रसन्नता है, ये मीडिया के लिए कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये शासन स्तर पर एक विचार हुआ है कि नहीं, मीडिया के बारे में हमें एक रखना चाहिए कि मीडिया के कर्मियों को, जो भी हमारे मीडिया से जुड़े हुए मान्यता प्राप्त जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया है, इसके बारे में हम एक योजना बनाएं। और खासतौर पर आज मुझे 2 घोषणाएं आप सबके लिए करें। भवन भी आप ही के लिए है, लेकिन साथ साथ 2 घोषणाएं आपके लिए मुझे करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एक कि हम मीडिया के कर्मियों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का एक कवर देंगे कि 1 वर्ष में वो 5 लाख तक की स्वास्थ्य अपना करा सकेंगे। इसके लिए शासन उनको ये बीमा कवर उपलब्ध कराएगा। दूसरा, कोविड-19 के दौरान यद्यपि बचाव किसी भी बीमारी का सशक्त माध्यम हो सकता है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा पालन करना होगा, करना भी चाहिए। हमारा प्रयास है कि सूचनाएं आप तक पहुंचे। हम लोगों ने इसीलिए एजेंसी या दूरदर्शन को सामने रख करके जिससे कम से कम संक्रमण के माध्यम से आपके तक सूचना भी पहुंच जाए, लेकिन संक्रमण को भी हम रोक सके। बहुत बार होता है मीडिया बाहर है, लेकिन हमारे चाहते हुए भी हम उनको नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने के दौरान तो हर एक स्तर पर बचना है और अगर हम स्वयं ही संक्रमित हो गए तो पूरी यानी नाव ही बिल्कुल एकदम फिर डगमगाने लग जाएगी। तो बचाव करते हुए भी हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम लोग चाहते हुए भी बहुत बार नहीं बुला पाते कि एक बार बुला करके प्रेस वार्ता कर लें, मीडिया प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग सभी लोगों को वहां पर वो कर सके, नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी बहुत बार मजबूरी होती है और मैं चाहूंगा कि मीडिया जागरूकता के कार्यक्रम के साथ तो जुड़े, लेकिन स्वयं का बचाव भी करे। लेकिन उस सब के बावजूद संक्रमण आता है, ईश्वर करे वो स्वस्थ हो, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी, कर भी रही है और करेगी भी। लेकिन अगर दुर्भाग्य से किसी मीडिया कर्मी की दुखद मृत्यु होती है, सरकार उस परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता भी उस परिवार को उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। ये मुझे 2 बातें मीडिया के प्रति भी कहनी थी। मैं एक बार फिर से सूचना परिसर, जो उत्तर प्रदेश का शासन की सूचनाओं को जनता तक और मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक भवन उपलब्ध कराया गया है, पंडित दीनदयाल जी के नाम पर यह भवन है। मैं इसके लिए, ये वास्तव में यह भवन मीडिया का भवन है। यहां पर आपको शासन की प्रत्येक योजना की जानकारी मिल जाएगी और मैं चाहूंगा एक बेहतर कार्य योजना यहां की बननी चाहिए। ये सूचना विभाग का भवन है, इस भवन को इस रूप में प्रस्तुत करें, खासतौर पर कि बाहर में देख रहा था कुछ जगह है या कुछ स्पेस हो, प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजनाओं का डिस्प्ले भी यहाँ पे होना चाहिए, जिससे मीडिया, हमारे मीडिया से जुड़े हुए जितने भी हमारे बंधुगण हैं उनको जानकारी हो सके कि किस जनपद की किस प्रोडक्ट की क्या स्थिति है और फिर उसकी ब्रांडिंग का एक तरीका हम अपना सके। ये आत्मनिर्भर पैकेज का आधार बन रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ये कार्य योजना और हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। स्पेस आगे भी है, अंदर भी आप रिसेप्शन के आसपास भी कहीं कर सकते हैं। हमने लोक भवन में उसका एक डिस्प्ले किया है
उसी प्रकार से वहाँ पर हो सकता है, हर एक भवन में हो, क्योंकि जब तक हम अपने स्वयं की प्रोडक्ट को, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल को वोकल, तो जब तक हम स्वयं उसके प्रति इस रूप में नहीं सामने आएंगे, तब तक वास्तव में हमारी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, वह वैश्विक स्तर पर अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, इसमें संदेह होगा। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से इस परिसर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को समर्पित करते हुए सूचना विभाग को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी महानुभावों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपने सभी मीडिया कर्मियों को भी बधाई देता हूं कि उनको सूचना कलेक्शन का एक सशक्त माध्यम मिले। और मुझे लगता है इसको डिजिटली फॉर्म में कैसे हम ला सकें, जिससे एक जगह बैठ करके लोग को सही जानकारी मिल सके और वास्तविक चीज उनके सामने आ सके, सही तथ्य आ सके, जिससे जो वास्तव में जिनको अपनी कलम से सही जानकारी जनता तक पहुंचानी है, उनको तो जानकारी सही मिली जाए, लेकिन जहां कहीं भी कोई गुमराह करने का प्रयास करे तो डिजिटली फॉर्म में पब्लिक के सामने हम सही तथ्यों को रख सकें कि नहीं, घटना ये थी और घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तथ्य ये है और वास्तविक यानी बताया ये जा रहा है लेकिन वास्तविक तथ्य ये है, ये हम इस रूप में प्रस्तुत करने के दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने सभी सहयोगियों की ओर से आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम को मैं आपको संचालन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो संचालन कर रहा है वो व्यक्ति मीडिया से ही है, मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार है, और मैं पूरे मीडिया जगत की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं अपर मुख्य सचिव सूचना गृह श्री अवनीश अवस्थी जी को। लक्ष्य अंत्योदय, रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम साहबान, माननीय मंत्रीगण, मैं ये कह सकता हूं, हमारे सभी पत्रकार साथी यहाँ हैं, कि यदि इस भवन का नामकरण सोचा जाता तो शायद कोई और व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं हो सकता था जिनके नाम से ये भवन होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और आज पंडित दीनदयाल जी को हम लोग सब सूचना तंत्र के जो हैं उनकी ओर से जो है नमन करना चाहूँगा कि जो अंत्योदय का जो उनका सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे, तो यही सूचना तंत्र है जो सरकार के बीच में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करता है। मैं आज उनको उनकी याद में नमन करता हूँ। यही प्रदेश है जहाँ मथुरा में नगला चंद्रभान है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी लोगों को सौभाग्य मिला, वहाँ पर्यटन से बड़े बड़े काम हुए। यही प्रदेश है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग को सौभाग्य मिला मुगल सराय दीनदयाल नगर जाने का, जहाँ सबसे खूबसूरत प्रतिमा उनकी स्थापित हुई है। आज इस अवसर पर पंडित दीनदयाल जी को नमन करते हुए हम कहना चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी लेकर, डिजिटल टेक्नोलॉजी लेकर, जो हमारे पूरे पत्रकार साथी मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, चैनल के, सोशल मीडिया के सभी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही मॉडर्न और अच्छी फैसिलिटी हम सामने लाएंगे और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर ने एक आदेश दिया है कि ओडीओपी को हम लोग बहुत मजबूती से उसको प्रदर्शित करें, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय डिप्टी सीएम साहब मौर्य साहब का और सर आपकी एमडी साहब की और उनकी पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सर जहां 90 करोड़ का एस्टिमेट बना था, सर ने कहा कि इसको कम करो, 56 करोड़ का एस्टिमेट बना,
56 करोड़ में काम हुआ और 24 महीने से कम में अच्छी क्वालिटी का ये भवन बना है। निर्माण निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, दिन रात लग के किया है और मैं पूरी निर्माण निगम के एमडी साहब, जीएम साहब और यहाँ जैन साहब जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सर, ये भवन आपका ही है, आपके लिए ही है और निश्चय ही जो भी हमारा शिक्षा विभाग है उसके भवन में अगर बढ़िया कोई हॉल बनाना होगा तो बगल में काफी जगह है, हम ही लोग सहयोग करेंगे सर। एक बढ़िया कॉन्फ्रेंस हॉल शिक्षा का बहुत आवश्यक है और इसी परिसर से जुड़ा हुआ अगर बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। इस विभाग और सूचना विभाग में सर, मैं इस अवसर पर आदरणीय स्वतंत्र देव जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर के साथ हम लोग को बुंदेलखंड में कदम से कदम मिलाने का मौका मिला है। सर, आपका विशेष आभार। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर, आपके विभाग से हमें जब जब हमने धनराशि मांगी तब तब 2-2 दिन के अंदर धनराशि मिली है। यही कारण है कि इस पूरे कार्य में हमको बहुत तेजी लानी पड़ी। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह साहब का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे डायरेक्टर शिशिर साहब, दोनों जॉइंट डायरेक्टर पांडे जी, यहाँ पर जो है हेमंत सिंह जी, पूरी हमारी टीम लगी रही। हमारे सहयोगी जो है संजीव सिंह जी, हमारे सहयोगी मृत्युंजय जी, शरभ जी, हमारे सहयोगी डॉक्टर रही सिंह जी, ये सभी लोग लगे रहे। और मैं आपको सभी पत्रकार साथियों को ये कहना चाहूंगा कि हमारा विभाग छोटा है लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन सूचना विभाग को मिलता है क्षण क्षण, उससे हमारा मन और हम बहुत मजबूती और बाहुबली के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं और सूचना विभाग निश्चय ही आगे बढ़कर काम करता है। मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में हमारे जो वहाँ के अपर मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद जी हैं और वहाँ के अमित सिंह जी जो है आज जो यहाँ मौजूद भी है, उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो मुख्यमंत्री सचिवालय में हमारे शशि जो एक एक दिन में हमारी सूचना की फाइलें क्लियर करते हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं ये भी आज बताना चाहूँगा कि सूचना विभाग ने अपने नए जो रिक्रूटमेंट है उसको पीसीएस से मर्ज कर दिया है, तो पीसीएस में जिनका सिलेक्शन होता है उसी के साथ साथ सूचना के अधिकारियों का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो एक अपडेशन हो रहा है और हर जिले में अब इसको मजबूती से आगे ले जाएंगे। जिले तक, तहसील तक, ब्लॉक तक, गांव तक, पंचायत में और हर घर तक, हर व्यक्ति तक, चाहे जैसा भी हो और अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक हम ले जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, आपका मार्गदर्शन सूचना विभाग के लिए जो विशेष है, जो प्यार है, स्नेह है, उसके लिए सूचना विभाग के हर कर्मी, यहाँ पर जो मजदूर भी हैं उनके बच्चों को भी हम लोगों ने खिलौने और कपड़े बांटे थे सर एक समय में। यहाँ सभी मजदूर जिन्होंने इसको बनाया है उनको भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए पुनः इस अवसर पर हमारे सभी पत्रकार साथी, वरिष्ठ जन यहाँ हैं, आपका मार्गदर्शन मिलते रहे, प्रदेश आगे बढ़ता रहे, अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचते रहे और अंतिम व्यक्ति को आगे ले जाकर देश में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कर सके, यही हमारा उद्देश्य होगा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद।